and now we are starting with second chapter, introduction to relational model. तो व्हाट इज रिलेशनल मॉडल, सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। रिलेशनल मॉडल क्या होता है, कैसे रहता है, उसमें क्या क्या टॉपिक्स आएंगे, ठीक है। तो एक्चुअली व्हाट इज रिलेशनल मॉडल, देखिए यहाँ पे स्लाइड में दिया है कि तो ईआर मॉडल, इसको हम ईआर मॉडल का नाम है एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, ठीक है, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, ठीक है। तो अब ये ईआर मॉडल चैप्टर का नाम है, एक्चुअली उसके अंदर फर्स्ट टॉपिक जो देखेंगे हम वो ईआर डायग्राम है, ठीक है, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। इट वाज दिस एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम was first introduced by Dr. Peter Chan in 1976, ठीक है। एंड आवाज, हाँ आवाज कट रहा है आप लोगों को, बराबर आ रहा है माहौल किशन? यस सर, अभी बराबर आ रहा है। One minute. Okay. So for entity relationship diagram, that is ER model or entity relationship diagram, was introduced by Dr. Peter Chan in 1976. It is a non-technical design method that works on conceptual level based on the perception of the real world. अभी मान के चलिए सपोज सम ऑफ आवर क्लाइंट, मतलब अगर मान के चलिए अभी हम सॉफ्टवेयर डेवलपर है या फिर डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है, अभी हमको किसी फर्म के लिए, किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अगर हमको डेटाबेस बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले जब आप बनाना शुरू करोगे तो आप सामने वाले की रिक्वायरमेंट लोगे कि कैसा है, क्या है, आपके उसमें क्या क्या चीजें रहेगी, ठीक है। आपकी रिक्वायरमेंट में क्या रहेगा, मान के चलिए अभी एक स्कूल है, ठीक है। अभी स्कूल के पास गए हम और उन्होंने बोला कि हमको एक डेटाबेस बनाना है, ठीक है। उन्होंने बोला कि भाई हमको स्टूडेंट्स चाहिए, उसके अंदर फैकल्टीज चाहिए, उसके अंदर लाइब्रेरी फैसिलिटी चाहिए, उसके अंदर नॉन टीचिंग स्टाफ चाहिए, ठीक है। एग्जाम सेक्शन वाले अलग रहना चाहिए, फिर स्पोर्ट्स वाले कुछ पीटीआई वगैरह उनका अलग रहना चाहिए। तो हमको इस तरह का एक डेटाबेस बना के दो। तो जब आप उनको टेक्निकली आप जब बनाओगे डेटाबेस के अंदर और आप उनको टेबल दिखाओगे तो दे आर नॉट गोइंग टू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। उनको समझेगा नहीं ये क्या बनाया इन्होंने, क्योंकि वो दे आर नॉट टेक्निकल पर्सन। स्कूल के लोगों को, अगर प्राइमरी स्कूल के लोगों को आप बताओगे कि हमने इस तरह बनाया, तो उनको वो चीजें नहीं समझेंगे कि आप ये क्या पीसी के अंदर क्या बता रहे हो, टेबल के फॉर्मेट में क्या क्या हो रहा है। लेकिन अगर वही चीज अगर आप डायग्रामेटिकली बनाओगे और उनको समझाओगे कि हाँ दिस इज द वन दैट वी आर गोइंग टू मेड, हम इस तरह से बनाएंगे, ठीक है। तो जब आप डायग्रामेटिकली कोई भी चीज रिप्रेजेंट करोगे तो उनको वो इजीली समझेंगे। तो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के लिए हम यूज करते हैं, डेटाबेस के डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज होता है ईआर डायग्राम, ठीक है। तो इसी का भी डेफिनेशन फिर से देखिए। अगर मैंने जो एग्जांपल लिया, सपोज ईआर डायग्राम बनाया, ठीक है। अभी ईआर डायग्राम के अंदर मान के चलिए हमने ईआर डायग्राम में अगर एक स्टूडेंट एंटिटी बनाया, ठीक है, स्टूडेंट्स लिया, ठीक है, मान के चलिए स्टूडेंट्स लिया, फिर उसके अंदर फैकल्टी लिया, ठीक है, और स्टूडेंट्स लिया, और एक रिलेशनशिप लिया कि टीचर टीचर्स टू स्टूडेंट, ठीक है, स्टूडेंट्स आर टीच बाय टीचर्स, ठीक है। अगर एक रिलेशनशिप लिया, उसका डायग्राम मैं बाद में बताता हूँ अभी आपको, ठीक है। अभी इसमें थोड़ा सा मुझे इश्यू हो रहा है बनाने में, ठीक है। तो उसके लिए कोई मेथड ढूंढ के मैं डायग्राम बना के फिर बाद में आपको वापस से भेजूंगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स टीचर्स टू टीचर्स, तो अगर इस तरह का मैंने कोई डायग्राम बनाया और उसमें बताया कि स्टूडेंट में क्या क्या रहेगा, स्टूडेंट के अंदर हम उनका रोल नंबर लेंगे, स्टूडेंट के अंदर हम उनका नाम लेंगे, स्टूडेंट के अंदर हम स्टूडेंट का एनरोलमेंट नंबर या जीआर नंबर लेंगे, स्टूडेंट का ईमेल आईडी लेंगे, स्टूडेंट का एड्रेस लेंगे, स्टूडेंट का फोन नंबर लेंगे, ठीक है। तो इतनी एंटिटीज हम स्टूडेंट की कलेक्ट करने वाले हैं। और फैकल्टी का नाम, फैकल्टी की ब्रांच, फैकल्टी की सैलरी और फैकल्टी का फोन नंबर, इतना हमने फैकल्टी कर लिया, ठीक है। तो अगर हमने ये दोनों को ज्वाइन कर दिया तो अभी वो समझाने के लिए एकदम इजी हो जाएगा डायग्रामेटिकली, ठीक है। हम उसको डायग्रामेटिकली उसको बना के बताएंगे कि हाँ इस तरह से हम बनाने वाले, तो क्लाइंट को भी इजीली समझ में आएगा, ठीक है। तब ये डेफिनेशन देखिए, it is a non-technical design method that works on the conceptual level based on the perception of real world। मतलब अभी ये क्या बोल रहा है, जो ईआर डायग्राम रहता है ये एक्चुअली नॉन टेक्निकल है, ठीक है, इट इज नॉट अ टेक्निकल वन, ठीक है।
इट इज नॉट अ टेक्निकल वन, ठीक है, नॉन टेक्निकल मेथड है। और ये क्या करता है, ये कॉन्सेप्चुअल यानी लॉजिकल लेवल पे डिपेंड करता है, ठीक है, मतलब हम जो जिस तरह से बनाना चाह रहे हैं उसका जो भी लॉजिक है उस पे वो वर्क करेगा, ठीक है। इट इज अ नॉन टेक्निकल मेथड दैट वर्क्स ऑन द कॉन्सेप्चुअल लेवल, ठीक है, और बेस्ड ऑन द परसेप्शन ऑफ रियल वर्ल्ड। अभी परसेप्शन ऑफ रियल वर्ल्ड मतलब अगर हम किसी स्कूल में जा रहे हैं और उनको बोल रहे हैं कि हम इस तरह का आपको डेटाबेस बना के दे रहे हैं, तो वो जो परसेप्शन रहेगा वो रियल वर्ल्ड के बेस पे रहेगा, लेकिन वो यूज कर रहे हैं हम उसके लिए लॉजिक, और एक्चुअली जो मेथड यूज कर रहे हैं डायग्राम की दैट इज अ नॉन टेक्निकल मेथड। मतलब कोई जो नॉन टेक्निकल पर्सन है, मान के चलिए ऑफिस का क्लर्क है, या फिर मान के चलिए पीटीआई है, तो वो पीटीआई को भी समझ में आएगा कि हाँ इस तरह का डेटाबेस बनेगा, इसके अंदर क्या क्या रहेगा, ठीक है। तो नॉन टेक्निकल मेथड के थ्रू हम उसको बना के रखेंगे ईआर डायग्राम को, ठीक है। तो दैट इज द ईआर डायग्राम, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट क्या है, देखिए एक डेफिनेशन दी है यहाँ पे ईआर मॉडल के, ठीक है। ईआर मॉडल मतलब क्या होता है, डिफाइंस द कॉन्सेप्चुअल व्यू ऑफ द डेटाबेस, इट वर्क्स अराउंड द रियल वर्ल्ड एंटिटीज एंड द एसोसिएशन अमंग देम। एट व्यू लेवल द ईआर मॉडल इज कंसिडर्ड ए गुड ऑप्शन फॉर डिजाइनिंग द डेटाबेस, ठीक है। मतलब ईआर मॉडल क्या रहता है एक्चुअली, ये कॉन्सेप्चुअल व्यू बना के देता है डेटाबेस का, ठीक है। कॉन्सेप्चुअल व्यू कैसे बनाएगा, मतलब हम उसको एक कॉन्सेप्चुअल का मतलब होता है लॉजिकल व्यू, ठीक है। लॉजिक के थ्रू, मतलब हमको अगर पता है कि हम स्कूल के लिए डेटाबेस बना रहे हैं, ठीक है, तो स्कूल के लिए डेटाबेस किस तरह से बनेगा, उसके लिए हमको थोड़ा एक कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, कुछ लॉजिक लगाना पड़ेगा कि भाई हाँ इसमें टीचर्स रहेंगे, स्टूडेंट रहेंगे, नॉन टीचिंग रहेगा, इसमें लाइब्रेरी सेक्शन रहना चाहिए, इसमें स्पोर्ट्स सेक्शन रहना चाहिए। तो वो एक कॉन्सेप्चुअल व्यू बना के देंगे हम उसका, ठीक है, ठीक है। तो उसको बोलेंगे हम ईआर मॉडल, ठीक है। और उसके अंदर जो टर्म्स यूज हो रही है, स्टूडेंट्स, फैकल्टीज, बाद में एग्जाम सेक्शन, लाइब्रेरी सेक्शन, दे आर द रियल वर्ल्ड एंटिटीज। तो यहाँ पे एक दिया है कॉन्सेप्चुअल व्यू ऑफ द डेटाबेस दैट वर्क अराउंड द रियल वर्ल्ड एंटिटीज, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम ईआर मॉडल। उसमें अब ये जो टर्म्स यूज हो रही है, अब ईआर मॉडल में जो टर्म्स यूज होने वाली है वो टर्म्स रहेंगी एंटिटीज, एट्रीब्यूट्स, ठीक है। तो व्हाट इज दिस एंटिटीज, व्हाट आर दिस एट्रीब्यूट्स, और बहुत सारे टर्म्स यूज होंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम, व्हाट इज एंटिटी, ठीक है। तो एंटिटी मतलब क्या रहता है, एंटिटी कैन बी अ थिंग or a real world object then can be easily identifiable based on the value of attributes, ठीक है। अभी देखिए, अभी मैंने एक एग्जांपल लिया था आपको स्कूल डेटाबेस का, ठीक है। तो वहां पे स्टूडेंट, टीचर, ठीक है, और नंबर ऑफ कोर्सेज दैट आर ऑल एंटिटीज, ठीक है। मतलब एंटिटी का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे एक डेफिनेशन में लिखा है हमने, एंटिटी कैन बी अ थिंग और अ रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट दैट कैन बी इजीली आइडेंटिफाइड, ठीक है। मतलब एंटिटी मतलब ऐसा एक थिंग है या रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट बोलेंगे जो इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम, ठीक है। अगर मान के चलिए मेरे हाथ में अभी दो पेन है, ठीक है, अभी दो पेन है, तो मैं क्या इसको एंटिटी बोल सकता हूँ दोनों पेन को? तो बोलेंगे, अगर आप बोलोगे हाँ, तो अगर मान के चलिए अभी मेरे पास दोनों ब्लू कलर के पेन है, ठीक है, अभी दोनों ब्लू कलर के, अगर मैंने उनको मिक्स कर दिया या दो मिक्स कर दिया और बाद में फिर बोला कि अभी इसमें से कौन सा पेन कौन सा है, जिससे मैं लिख रहा था वो ये है या फिर जिससे मैं लिख रहा था ये है, तो आप उसमें आइडेंटिफाई कर पाओगे? नहीं, नहीं कर पाओगे, क्योंकि अभी मुझे किससे, दोनों अगर सिमिलर पेन है और सिमिलर लुक है, दोनों का कलर भी सेम है, तो मुझे आइडेंटिफाई करना, दोनों एक ही ब्रांड के है तो मुझे आइडेंटिफाई करना मुश्किल है। तो दैट अगर हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, तो दैट कैन नॉट बी अ एंटिटी। अगर आप उसको आइडेंटिफाई कर पा रहे, अगर अभी मेरे हाथ में अगर दो पेन है, एक ब्लू कलर का है, एक रेड कलर का है, ठीक है, अभी मैं ब्लू और रेड, अभी उसमें से अभी मैं उसको मिक्स कर रहा हूँ, अभी आपको बोल रहा हूँ कि मैं कौन से पेन से लिखा, आप बताओ। तो आपने देखा मैंने अगर लिखा और रेड पेन से लिखा मान के चलिए, और बाद में फिर आपको पूछ रहा हूँ कौन से पेन से लिखा, तो आप बता सकते हो हाँ रेड कलर के पेन से लिखा, तो यू कैन आइडेंटिफाई इट। तो अगर उसको आइडेंटिफाई कर पा रहे, मतलब दैट इज एंटिटी, ठीक है। अगर आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, तो दैट कैन नॉट बी एंटिटी, ठीक है। तो जो भी आप टर्म्स यूज करोगे, मतलब जिससे बहुत सारी चीजें यूज होती है, जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया स्कूल डेटाबेस का, तो यहाँ पे एंटिटी क्या रहेगी, स्टूडेंट, ठीक है, स्टूडेंट एक एंटिटी होगी, ठीक है। टीचर्स अनदर एंटिटी होगी, ठीक है। अगर उसमें बहुत सारे क्लासेस है स्कूल में, तो क्लासेस दैट इज ऑल्सो एंटिटी, ठीक है। फिर बाद में अगर उसमें वहां पे बहुत सारे कोर्सेस है, ठीक है, साइंस है, आर्ट्स है, और बहुत सारे कोर्सेस, तो कोर्सेस कैन आल्सो बी अनदर एंटिटी, ठीक है। दैट कैन बी इजीली आइडेंटिफाई। स्टूडेंट कैसे आइडेंटिफाई करेंगे हम?
स्टूडेंट के रोल नंबर से, स्टूडेंट के नाम से, स्टूडेंट के फोन नंबर से, स्टूडेंट की ईमेल आईडी से आप कैसे भी उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है, तो ये हो गया एंटिटी की डेफिनेशन। अब हर एक एंटिटी के साथ में कुछ एट्रीब्यूट्स या प्रॉपर्टीज रहती है उनको आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है। तो जो उसकी प्रॉपर्टीज है, अभी स्टूडेंट का मैंने बोला रोल नंबर, स्टूडेंट का नाम, ठीक है, स्टूडेंट का ने ईमेल एड्रेस, स्टूडेंट का फोन नंबर, तो ये सारे जो उसकी प्रॉपर्टीज है, इसको जो हम बोलेंगे तो इसको बोलेंगे आप एट्रीब्यूट्स, ठीक है। एंटिटी मतलब स्टूडेंट, स्टूडेंट का नाम, रोल नंबर, एड्रेस, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए जो भी चीजें लगेंगी उसको बोलेंगे एट्रीब्यूट्स या प्रॉपर्टीज। और एंटिटी सेट क्या रहेगा, ठीक है। तो क्या हमने एंटिटी देख लिया, एट्रीब्यूट्स देख लिया, व्हाट इज एंटिटी सेट? एंटिटी सेट मतलब क्या रहेगा? इट इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ एंटिटीज, ठीक है। अभी मैंने बोला अगर स्टूडेंट और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वहां पे, ठीक है, स्टूडेंट नंबर, रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3, स्टूडेंट रोल नंबर 4, ऐसे 1 to 100, ठीक है। तो अगर सिमिलर टाइप ऑफ स्टूडेंट्स है, मतलब उनके प्रॉपर्टीज सेम है, उनका रोल नंबर है, वो स्टूडेंट कैटेगरी में आते हैं, ठीक है, उनके पास वो ये क्लास में सेकेंड ईयर में पढ़ रहे हैं, वो आईटी ब्रांच में है, तो ये सारी क्या होगी, एक सेट बन गया स्टूडेंट्स का। इट इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ एंटिटीज, ठीक है। तो अगर सिमिलर टाइप ऑफ एंटिटीज का एक कलेक्शन बन गया तो उसको बोलेंगे एंटिटी सेट, ठीक है। तो उसमें सिमिलर वैल्यूज भी हो सकती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट में कंटेन ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ ए स्कूल, लाइकवाइज अ टीचर में कंटेन ऑल द टीचर्स ऑफ ए स्कूल, ठीक है। अभी टीचर का एक सेट बन गया, एक स्टूडेंट एंटिटी बन गई और एक दूसरा टीचर का एक सेट बना लिया मान के चलो। तो उसमें फैकल्टी है, फैकल्टी का नाम है, फैकल्टी का ब्रांच है, वो फैकल्टी कौन से डिपार्टमेंट में पढ़ा रही है वो है, ठीक है। तो एक फैकल्टी का एक एंटिटी सेट बन गया, ठीक है। तो एक एंटिटी सेट ऑफ स्टूडेंट, एंटिटी सेट ऑफ फैकल्टी, ठीक है। तो अभी एंटिटी की डेफिनेशन समझ गए हमको। अभी नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे हम यहाँ पे एट्रीब्यूट्स, ठीक है। अभी एट्रीब्यूट्स हमने अभी डिस्कस किया था। एट्रीब्यूट्स मतलब क्या रहता है? प्रॉपर्टीज, ठीक है। कोई भी स्टूडेंट, अभी स्टूडेंट को हम पहचानने के लिए हम उसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं कि भाई उसका रोल नंबर क्या है, उसका नाम क्या है, ठीक है, कौन से डिपार्टमेंट का है, तो ये प्रॉपर्टीज के थ्रू हम स्टूडेंट को आइडेंटिफाई करते हैं। तो अब यहाँ पे सेकंड डेफिनेशन एट्रीब्यूट्स की है। एट्रीब्यूट्स मतलब क्या रहता है? एंटिटीज आर रिप्रेजेंटेड बाय मींस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज कॉल्ड एट्रीब्यूट्स। ऑल एट्रीब्यूट्स हैव सम वैल्यूज। फॉर एग्जांपल, अ स्टूडेंट एट्रीब्यूट में हैव नेम, क्लास एंड एज, ठीक है। स्टूडेंट एट्रीब्यूट को क्या क्या रह सकता है? नेम रह सकता है, उसका क्लास रह सकता है, स्टूडेंट का एज रह सकता है, स्टूडेंट का रोल नंबर रह सकता है, ठीक है, स्टूडेंट का ईमेल आईडी, स्टूडेंट का फोन नंबर, ये सब एट्रीब्यूट हो जाएंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे उसने दिया है नेक्स्ट लाइन में, देयर एग्जिस्ट अ डोमेन ऑफ रेंज ऑफ वैल्यूज दैट कैन बी असाइन टू एट्रीब्यूट्स, ठीक है। अभी हम एट्रीब्यूट्स को क्या क्या वैल्यूज असाइन कर सकते हैं उसका एक बहुत बड़ा हम डोमेन बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल, स्टूडेंट नेम कैन नॉट बी अ न्यूमेरिक वैल्यू। स्टूडेंट नेम को हम न्यूमेरिक वैल्यू नहीं डालेंगे, इट हैज टू बी अल्फाबेटिक। अ स्टूडेंट्स एज कैन नॉट बी नेगेटिव, ठीक है। तो अभी बेस्ड ऑन दिस हमने जो ये देखा अभी एट्रीब्यूट्स क्या क्या रख सकते हैं, कैसे रख सकते हैं, इसके टाइप्स एट्रीब्यूट्स के, ठीक है। टाइप्स कौन कौन से हैं? एक है सिंपल एट्रीब्यूट, एक है कंपोजिट एट्रीब्यूट, फिर डिराइव एट्रीब्यूट, ठीक है, फिर सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट, फिर है मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट, ठीक है। तो अभी टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स देख लेते हैं, शॉर्ट में देखते हैं, ठीक है। तो अभी टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट मतलब सबसे पहले सिंपल एट्रीब्यूट। सिंपल एट्रीब्यूट मतलब क्या रहता है? एन एट्रीब्यूट विच कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर, ठीक है। ऐसा एट्रीब्यूट, ऐसी प्रॉपर्टी स्टूडेंट की जो उसको फिर और कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर, ठीक है। अभी मान के चलिए स्टूडेंट का फोन नंबर है, ठीक है। अभी फोन नंबर 10 डिजिट का है, तो 10 डिजिट को हम आदेश में डिवाइड कर देंगे तो आपको हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाएंगे क्या? मान के चलो मैंने 5 ही नंबर में डिवाइड कर दिया, 9890, 4 ही नंबर में। अभी 989 स्टूडेंट रोल नंबर 1, इसका एट्रीब्यूट अगर मैंने रोल नंबर 1 यानी अमित का एट्रीब्यूट मैंने देखा कि भाई इसका फोन नंबर एक एट्रीब्यूट है, मैं इसको बोला सिंपल एट्रीब्यूट है, तो अगर मैंने उसको डिवाइड कर दिया 9890 आधे में, तो आधे में से मैं उसको आइडेंटिफाई कर सकता हूँ? नहीं। लेकिन अगर मान के चलिए आपका नाम है, ठीक है, सपोज देयर इज वन स्टूडेंट हुज नेम इज अमित, ठीक है, तो अमित यादव, ठीक है। अभी अमित यादव है, अभी अमित यादव को अगर मैं उसको फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, अमित फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम यादव, अभी मैं उसको डिवाइड कर देता हूँ अमित, और अगर क्लास में एक ही अमित है तो वी कैन आइडेंटिफाई, तो उसको हम डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन सिंपल एट्रीब्यूट की डेफिनेशन क्या बोलती है कि इट इज एन एट्रीब्यूट विच कैन नॉट बी डिवाइड फर्दर, इट हैज ऑटोमिक वैल्यूज, मतलब उसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, उससे हम किसी एंटिटी को
आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो अगर सिंपल एट्रीब्यूट की डेफिनेशन होगी फिर attribute which cannot be divided further and it has atomic values. For example, a student phone number, ठीक है। दूसरा एग्जांपल क्या रहेगा इसका, स्टूडेंट आधार कार्ड नंबर, ठीक है। आधार कार्ड नंबर दैट कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड एंड इट इज एन एटॉमिक वैल्यू, ठीक है। उसको भी हम बोल सकते हैं सिंपल एट्रीब्यूट, ठीक है। सेकंड एग्जांपल है कंपोजिट एट्रीब्यूट, ठीक है। कंपोजिट एट्रीब्यूट मतलब कंपोजिट एट्रीब्यूट्स आर मेड अप ऑफ मोर देन वन सिंपल एट्रीब्यूट, ठीक है। एक से ज्यादा सिंपल एट्रीब्यूट को मिला के हम कंपोजिट एट्रीब्यूट बनाएंगे। फॉर एग्जांपल, अ स्टूडेंट्स कंप्लीट नेम हैविंग फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम कैन बी कॉल्ड एज अ कंपोजिट एट्रीब्यूट, ठीक है। अगर हम स्टूडेंट का नाम देखेंगे उसमें फर्स्ट नेम भी है लास्ट नेम भी है, दोनों को मिला दिया तो वो बोल जाएगा कंपोजिट एट्रीब्यूट, ठीक है। तो कंपोजिट एट्रीब्यूट मतलब इट इज मेड अप ऑफ मोर देन वन सिंपल एट्रीब्यूट, ठीक है। फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम को मिला के हम कंपोजिट एट्रीब्यूट बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है डिराइव एट्रीब्यूट, ठीक है। अब डिराइव एट्रीब्यूट मतलब क्या रहता है, इट इज डिराइव, नाम जैसा है ना डिराइव एट्रीब्यूट, इट इज डिराइव फ्रॉम अनदर एट्रीब्यूट दैट डज नॉट एग्जिस्ट इन फिजिकल, ठीक है। मतलब अभी मान के चलिए, अभी हम जब हम सेव करते हैं कि डेटाबेस में किसी का एज, ठीक है। तो अभी मैंने आपका एज सेव किया, तो अगर मैंने एज अगर आपका अभी डेटाबेस में सेव किया कि आप सपोज 18 ईयर्स के हो या 19 ईयर्स के हो, ठीक है। आई एम सपोजिंग दैट योर एज इज 19 ईयर्स। तो अगर मैंने ऐसा एज एट्रीब्यूट नाम से सेव किया और वहां पे एज लिख दिया 19, तो अगर आप जब थर्ड ईयर में जाओगे तो मुझे डेटाबेस अपडेट करना पड़ेगा, मुझे सभी स्टूडेंट्स का डेटाबेस में अपडेट करके लिखना पड़ेगा कि ये अभी 19 से अभी 20 ईयर्स का हो गया, क्योंकि ये एक साल आगे हो गया। अभी 2020 में ये 19 ईयर्स का था, 2021 में ये 20 ईयर्स का हो गया। और जैसे आप फाइनल ईयर में जाओगे फिर से अपडेट करना पड़ेगा। इसलिए बेटर ऑप्शन क्या है, डेटाबेस में हम जब भी कोई चीज स्टोर करते हैं तो हम उसको स्टोर करते हैं ऐसी चीज जो बार बार अपडेट करना पड़े, उसको इस तरह से स्टोर करो ताकि वो उसको हम बार बार अपडेट करने की जरूरत ना पड़े। तो आपका एज जो रहेगा मैं आपको स्टोर करूंगा बाय द डेट ऑफ बर्थ ईयर, ठीक है, इंस्टेड ऑफ एज। मतलब अगर हम 2021 लिखने से अच्छा डायरेक्ट मैं लिखूंगा क्या, इसकी पूरी डेट ऑफ बर्थ लिखूंगा, जैसे 1/7/2020, ठीक है, या फिर 1/7/1988, 1/7/1995, ठीक है। इस तरह से मैं उसकी डेट ऑफ बर्थ स्टोर करूंगा बाय गिविंग द डेट मंथ एंड ईयर, ठीक है, पूरा देके। और उसके बाद में अगर मुझे एज कैलकुलेट करना है तो मैं एज वहां से कैलकुलेट करूंगा यूजिंग डिराइव एट्रीब्यूट। मतलब मैं क्या करूंगा, आज की डेट से वो पुरानी डेट जो भी उसने डेट ऑफ बर्थ जो भी उसने डाला होगा उससे मैं उसको माइनस करके एज कैलकुलेट करूंगा, ठीक है। तो डिराइव एट्रीब्यूट मतलब क्या रहता है, डिराइव एट्रीब्यूट आर द एट्रीब्यूट्स दैट डू नॉट एग्जिस्ट इन physical database but their values are derived from other attributes present in the database, ठीक है। मतलब ऐसा attribute, derive attribute is one attribute which is derived from another attribute that are present in the table। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मुझे किसी स्टूडेंट का एज कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो एज कैलकुलेट करना है तो मैं उसको एज को कैलकुलेट करूंगा डेट ऑफ बर्थ के कॉलम से। मेरे पास रहेगा एक डेट ऑफ बर्थ का कॉलम डेटाबेस में दैट आई विल बी यूजिंग फॉर स्टोरिंग स्टूडेंट डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। तो उससे मैं उसका एज कैलकुलेट करके दिखाऊंगा, ठीक है। अनदर एग्जांपल क्या रहेगा इसका डिराइव एट्रीब्यूट का, सपोज कोई बंदी कोई ऑफिस में अभी स्टाफ है, ठीक है, स्टाफ की सैलरी, टीचर्स की सैलरी है कुछ, ठीक है, तो उनका एक एवरेज सैलरी में निकाल दूंगा। अभी मान के चलिए एक आईटी डिपार्टमेंट है, ठीक है, इनकी एक आईटी डिपार्टमेंट में सबकी सैलरी सिमिलर है लग, ऐसा मान के चलिए, ठीक है, सारे फैकल्टी के। तो उनका एक एवरेज सैलरी मुझे निकालना है, तो मैं वो सैलरी एवरेज सैलरी उन डिपार्टमेंट से निकाल सकता हूँ, ठीक है। नॉन टीचिंग स्टाफ है, लैब असिस्टेंट्स है, उनका एक एवरेज सैलरी है, वो मैं डायरेक्टली एवरेज सैलरी निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया डिराइव एट्रीब्यूट, ठीक है। अभी डिराइव एट्रीब्यूट दैट इज, जब हम इसको डायग्रामेटिकली बताएंगे ना तो इसको डॉटेड से बताएंगे, डॉटेड लाइन से, ठीक है। व्हेनेवर वी आर सीइंग अ डिराइव एट्रीब्यूट इट इज शोन बाय डॉटेड लाइंस। अभी मैं बताऊंगा, एक्चुअली यहाँ पे अभी थोड़ा सा पेन का मुझे प्रॉब्लम हो रहा है, माउस कर्सर से नहीं ऑपरेट हो पा रहा बराबर हो, तो आई विल बी एक्सप्लेनिंग इट विद डायग्राम इन अनदर लेक्चर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट। सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट क्या रहता है, इट कंटेन्स अ सिंगल वैल्यू, ठीक है। सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट इट इज सिमिलर टू अ सिंपल एट्रीब्यूट, ठीक है। सिंपल एट्रीब्यूट के जैसे रहेगा, इसी को भी सिंपल एट्रीब्यूट बोल सकते हैं, इसको सिंगल वैल्यू भी बोल सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे सोशल सिक्योरिटी नंबर, अभी ये सोशल सिक्योरिटी नंबर इसलिए लिया है क्योंकि
दिस जो हम लेक्चर ये देख रहे हैं, बुक जिसका हमने कॉपी किया है, ये है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बाय कोर्थ, दैट हु इज ऑफ अमेरिकन ओरिजिन। ठीक है, अमेरिकन ओरिजिन में आधार कार्ड के जगह पे सोशल सिक्योरिटी नंबर रहता है। ठीक है, इन इंडिया वी हैव द आधार कार्ड नंबर। ठीक है, तो आधार कार्ड नंबर है मतलब सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट है। अगर हम कोई बंदे को यूनिकली आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे इंडिया में उसका आधार कार्ड नंबर देखते हैं। इन अमेरिका इट दे यूज द सोशल सिक्योरिटी नंबर। ठीक है, तो हमारे पास एग्जांपल जो रहेगा सोशल सिक्योरिटी नंबर की जगह आधार कार्ड नंबर रहेगा। ठीक है, सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट मतलब हैविंग अ सिंगल वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट है मल्टीपल वैल्यू एट्रीब्यूट, सॉरी मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट, मल्टीपल नहीं मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट। ठीक है, तो मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट मतलब हैविंग मोर देन वन वैल्यू। ठीक है, अभी स्टूडेंट में ऐसा कौन सी चीज है जिसको मोर देन वन वैल्यू है? अभी फिलहाल अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा तो मुझे लगता है कि फोन नंबर, मोबाइल नंबर। ठीक है, मोबाइल नंबर इज हैविंग मोर देन वन एट्रीब्यूट। ठीक है, अभी सभी के पास लगभग दो दो मोबाइल नंबर है, दो दो मोबाइल नंबर है, तो सभी का दो हो जाएंगे। ठीक है, मल्टीपल वैल्यू एट्रीब्यूट। ठीक है, मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट। तो अ मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट कैन बी हैविंग मोर देन वन वैल्यू। एंड फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास दो मोबाइल नंबर है तो आपको दोनों मोबाइल नंबर को हम बोलेंगे मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट। ठीक है, और दूसरा एग्जांपल रहेगा ईमेल एड्रेस। ठीक है, ईमेल एड्रेस कैन हैव मोर देन वन वैल्यू, दैट कैन बी आल्सो बी एन एग्जांपल ऑफ मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट। ठीक है, अभी आप लोग दो मोबाइल नंबर यूज करते हो, दो व्हाट्सएप यूज करते हो, दो ईमेल एड्रेस रखते हो। ठीक है, तो वो सब क्या हो गया? मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट। ठीक है, हम्म, ठीक है, ठीक है, हम आ गए थे मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट पे। ठीक है, उसके बाद में है हमारे पास में एंटिटी सेट्स एंड कीज। ठीक है, ये हाँ, एंटिटी सेट कीज हम बाद में देखेंगे। हम्म, हम्म, एक मिनट, अभी आपको एक डायग्राम बताना था मुझे। Okay, are you able to see this? Hello, Yes. ER diagram representation, स्टूडेंट्स टीचर प्रोजेक्ट। हाँ, आप देख सकते हो। रिलेशनशिप सर वो वाला शो कर रहा है। अच्छा, रिलेशनशिप वाला पीपीटी दिखा रहा है। अच्छा, एक मिनट रुकिए। हाँ, हाँ, ठीक है, अभी ये देखिए, अभी दिख रहा है। ईआर डायग्राम रिप्रेजेंटेशन। हाँ, ठीक है, ठीक है, यही। हाँ,
तो देखिए अभी यहाँ पे ER डायग्राम रिप्रेजेंटेशन में एंटिटीज क्या हो रहती है और डायग्राम क्या रहता है, ठीक है, ये बता रहा है इसके अंदर। तो देखिए यहाँ पे स्टूडेंट दिया है, टीचर दिया है, प्रोजेक्ट दिया है। तो ये जो दिया है स्टूडेंट, टीचर, प्रोजेक्ट्स, तो दिस इज ऑल द एंटिटीज। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या लेते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट लेते हैं, ठीक है। इस तरह से हम एंटिटीज को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अभी देखिए एट्रीब्यूट्स मतलब क्या है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रोल नंबर दिया है, नेम दिया है, बर्थ डेट दिया है। यहाँ पे एंटिटी दिया है स्टूडेंट नाम की। अभी उसकी एट्रीब्यूट्स क्या है, नेम, बर्थ डेट एंड रोल नंबर, ठीक है। तो दीज आर एट्रीब्यूट्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हाँ, ये दूसरा डायग्राम दिख रहा है ना, मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट का दिख रहा है आपको। हाँ, तो देखिए यहाँ पे एक दूसरा डायग्राम में यहाँ पे फोन नंबर को डबल वो दिया है, एरो डबल डबल लाइन है, दिख रहा है। दिस इज द मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट, ठीक है। ठीक है, तो मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट मतलब उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम डबल लाइन से, ठीक है, फोन नंबर को, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट डायग्राम में स्टूडेंट है, यहाँ पे देखिए उसका नेम नाम का एक ओके, 1 minute, I am sharing the screen. हाँ देखिए अभी दिख रहा है ये स्क्रीन अभी आपको? नो सर, नहीं दिख रहा है। अभी भी नहीं दिख रहा है? दिख रहा है क्या? दिख रहा है सर। हाँ ठीक है, चलिए। हाँ देखिए अभी ये एग्जांपल देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है कि स्टूडेंट नाम की दिख रहा है सर। हाँ ओके, देखिए अभी एग्जांपल में स्टूडेंट नाम की एंटिटी है। स्टूडेंट नाम की एंटिटी में उसके एट्रीब्यूट्स है, बाद में नेम, बर्थ डेट, रोल नंबर, एज एंड फोन नंबर, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे स्टूडेंट नाम की एंटिटी में उसके एट्रीब्यूट्स दिया है, नेम, रोल नंबर, बर्थ डेट, एज एंड फोन नंबर। अभी नेम जो है, दिस इज द, हमने अभी देखा था नेम क्या है, कंपोजिट एट्रीब्यूट, ठीक है। कंपोजिट एट्रीब्यूट मतलब इसके क्या रहेंगे, दो एट्रीब्यूट्स रह सकते हैं, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, ठीक है। तो कंपोजिट एट्रीब्यूट हो गया है, ठीक है, इसका फर्स्ट नेम हो गया, लास्ट नेम हो गया, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए स्टूडेंट का रोल नंबर, तो रोल नंबर क्या हो गया, सिंपल एट्रीब्यूट, ठीक है। अभी स्टूडेंट का यहाँ पे देखिए बर्थ डेट नाम का एक एट्रीब्यूट हमने बनाया, ठीक है। अब बर्थ डेट के ऊपर से डिराइव एट्रीब्यूट बनाया एज नाम का, ठीक है। मतलब ये जो एज रहेगा एक्चुअली ये डिराइव होगा हमारे बर्थ डेट कॉलम पे से, ठीक है। तो बर्थ डेट कॉलम पे से एज डिराइव होगा, तो इसलिए ये जो एज को हमने रिप्रेजेंट किया वो किया कैसे किया, डॉटेड से, ठीक है। तो दिस इज द डिराइव एट्रीब्यूट, ठीक है। और स्टूडेंट का फोन नंबर देखिए, अभी फोन नंबर को हमने डबल लाइन से बताया, डबल लाइन एलिप्स से बताया, ठीक है। अभी डबल लाइन जो है इसका मतलब क्या रहता है, दिस इज द मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट, ठीक है। मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट मतलब नहीं आ रहा है क्लियरली। क्लियर नहीं आ रहा एक्चुअली, थोड़ा सा नेटवर्क का इशू हो रहा है अभी। हाँ तो देखिए अभी हाँ थोड़ा नेटवर्क इशू हो रहा है, हाँ नेटवर्क इशू की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। चलिए जो भी अभी ये जो थोड़ा मिस हुआ ना, तो ये सर रोल नंबर भी अपडेट होगा ना? हाँ रोल नंबर भी अपडेट होगा। रोल नंबर मतलब ये कौन सा डिग्री एग्जाम्पल में बोल रहे हो आप? इस एग्जाम्पल में रोल नंबर अपडेट होगा मतलब, या फिर अपना क्लास के लिए बोल रहे, लेक्चर के लिए? जो आपने अभी एग्जांपल, हाँ तो रोल नंबर मैंने सिर्फ एग्जांपल में बताया कि रोल नंबर विल बी अ सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट, या फिर सिंगल वैल्यू बोलो या फिर इसको सिंपल एट्रीब्यूट बोलो, ठीक है।
तो इसको सिंगल वैल्यू भी बोल सकते हैं या सिंपल वैल्यू सिंपल भी बोल सकते हैं, ठीक है। नेम विल बी अ कंपोजिट एट्रीब्यूट बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, ठीक है। बर्थ डेट एंड सॉरी बर्थ डेट पे से एज निकल रहा है तो एज रहेगा हमारा डिराइव एट्रीब्यूट, ठीक है। देन फोन नंबर जो है उसको डबल लाइन से हमने रिप्रेजेंट किया, इसका मतलब ये रहेगा मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट, ठीक है। ठीक है, चलिए तो इसके आगे का जो है ना, अभी थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो रहा है तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा आगे का हम बाद में ले लेंगे। अभी आप क्या कीजिए, अभी चैट बॉक्स में आपके रोल नंबर्स मुझे डाल के दे दीजिए ताकि मैं अटेंडेंस इसी पे से कैलकुलेट कर लूँ, ठीक है। चैट बॉक्स में आप लोग अपना अपना रोल नंबर डाल दीजिए बस, रोल नंबर नाम रोल नंबर डाला तो भी चलेगा, क्योंकि अभी आप लोगों को सबको रोल नंबर मिल गए ना, सारे स्टूडेंट्स को। यस सर। ओके, चलेगा, चैट बॉक्स में डाल दीजिए। उसके बाद मैं उस पे से ले लूँगा आप लोगों को अटेंडेंस। ओके, ठीक है, चलिए फिर आज के लेक्चर हम यहीं पे बंद कर देते हैं, बाद में हम नेक्स्ट लेक्चर में बाकी का देखेंगे।